नमस्कार, खबर 12 देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। सीसीटीवी में उमेश पाल के घर में हुआ था बम कांड साफ तौर पर दिखाई दे रहा। वीडियो में गोली लगने के बाद उमेश पाल असद से जान बचाने के लिए लड़ रहा और अब ये वीडियो बॉम्ब एक बार से फिर फटा है, जिसमें एक और वीडियो अब सामने आ गया है। इस वीडियो विस्फोट के बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में गोली लगने के बाद उमेश पाल असद से जान बचाने के लिए लड़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। सीसीटीवी में उमेश पाल के घर में बम कांड हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वीडियो में गोली लगने के बाद उमेश पाल असद से जान बचाने के लिए लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। एक और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। पहले से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि उमेश पाल के घर में ये बम कांड साफ तौर पर हुआ था। वीडियो में गोली लगने के बाद उमेश पाल असद से जान बचाने के लिए लड़ रहा। अब एक के बाद एक ये फुटेज सामने आ रहे हैं। पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें गोलीबाजी करते हुए दिखाई दिए थे आरोपी, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस वीडियो की, इस सीसीटीवी फुटेज की। उमेश पाल हत्याकांड में एक और सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। पहली सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ ये दूसरा फुटेज जो अब सामने आया है। नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं इस पूरे मामले में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर जो फुटेज पहले आया था, जो वीडियो पहले सामने आया था। सीसीटीवी तो सभी हमने नहीं, आप सबने देखा है घटना कैसे घटी हुई है। और उसमें वो गुलाम और असद जो है लड़का तिक्का, वो लोग गली तक यहाँ तक गेट तक आके गोली मार के गए हैं। तो सबने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। उसके सिपाही भागता हुआ दिखा बम। हाँ, सिपाही जो राघवेंद्र सिंह थे वो यहाँ पर आए थे, तो गुड्डू मुस्लिम जो था उसने पीछे से बम फेंका। वो सारे सीसीटीवी फुटेज सबके सामने है, सब देख ही रहे हैं, कोई छुपा तो है नहीं कुछ इसमें। गली के अंदर तो वो तो गेट तक घुस कर मारे थे उनके घर तक। अब वो किसी तरीके से जान बचा के अंदर घुसे, फिर भी आप लोग देख ही रहे हैं कि बच नहीं पाए वो। जिस तरह से ये अब तस्वीरें, लगातार नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। अब एक और फुटेज सामने आ गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से साफ तौर पर तस्वीरें सामने हो गई हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सीसीटीवी में उमेश पाल के घर में बम कांड हुआ। वीडियो में गोली लगने के बाद उमेश पाल असद से जान बचाने के लिए लड़ रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से अब नए नए खुलासे के हो रहे हैं इस पूरे मामले में, और एक और खुलासा, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े की गई थी प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में, आज एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से इन हत्यारों ने उमेश पाल को दौड़ा दौड़ा के मारा था। पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, इसमें साफ देखा जा सकता है कि अतीक अहमद का जो लड़का है असद,
वो उनको तब तक दौड़ा रहा था उमेश पाल को। उमेश पाल उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक गोली उनको लगी हुई थी। उसके बावजूद भी वो गली के अंदर अपने घर के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद असद गाड़ी से निकलता है और निकलने के बाद लगातार उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां तब तक चलाता है जब तक वो अचेत नहीं हो जाते, मरणासन नहीं हो जाते। पूरे घटना के बाद से जिस तरीके से दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हत्यारों के इस दुस्साहिक मंसूबों को तोड़ने के लिए सूबे की योगी सरकार लगातार कवायद कर रही है। लगभग 12 टीमें बनाई गई है पुलिस की, एसटीएफ की, जो लगातार इन हत्यारों और इन शूटरों की धरपकड़ के लिए उत्तर प्रदेश समेत और राज्यों में लगातार दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है कि जल्द से जल्द ये शूटर गिरफ्तार हो। फिलहाल विवेक, ये फुटेज जो सामने आया है, क्या माना जाए? जिस तरह से लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस भी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, कभी बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, कभी छापेमारी की जा रही है, और अब ये जो वीडियो विस्फोट हुआ है एक और बार, किस तरह से देखा जाए, आगे क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल की गली में रहने वाले एक शख्स हैं, उनके घर से ये लिया गया है। निश्चित तौर पर इसमें जिस तरीके से दुस्साहिक वारदात को ये हत्यारे अंजाम दे रहे हैं, उमेश पाल पर गोलियों से और बमों से लगातार हमले कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर भी एक निशानियां सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल पुलिस वो तमाम कवायद कर रही है, तमाम प्रयास कर रही है कि जो शूटर इसमें शामिल है उमेश पाल हत्याकांड में, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जिन लोगों को उठाया है उनसे प्रारंभिक पूछताछ की चल रही है और उनके इनपुट के आधार पर पुलिस उन संभावित जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है, जिससे इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए या सलाखों के पीछे डाला जाए। जी विवेक, और ये भी देखा गया है कि इस वीडियो में साफ तौर पर बम कांड भी दिखाई दे रहा है, जिसमें खुद ये देखा जा रहा है कि किस तरह से असद से लड़ाई करते हुए उमेश पाल दिखाई दे रहा है। क्या माना जाए अब इस वीडियो के बाद आगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर सकती है? जी बिल्कुल, अभी जो हमारे पास उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो पहला सीसीटीवी फुटेज आया था वो बाहर का था, ये अंदर का था। अंदर के इस दृश्य में साफ दिख रहा है कि उमेश पाल के ऊपर लगातार असद गोलियां चला रहा है और जो गुड्डू मुस्लिम उसका दूसरा साथी है, गुड्डू मुस्लिम लगातार बम चला रहा है। क्योंकि विजुअल्स में हम देख सकते हैं कि जो एक पुलिस का सिपाही है राघवेंद्र, वो भागने की कोशिश करता है गली में, उसके पीछे एक बम आके उसको लगता है जिसमें वो घायल हो जाता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो ये जिस तरीके से ये पूरा फुटेज सामने आया है, निश्चित तौर पर पुलिस के लिए भी ये काफी सहायक होगा, इसको देखने में काफी उनको मदद मिलेगी। कई महत्वपूर्ण चीजें निकल कर इसमें सामने आई है। पुलिस अपनी जांच परत दर परत आगे बढ़ा रही है और जैसे ही कुछ इसमें आगे विवेक, और लगातार अब नए नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जो कि काफी वायरल भी हो रहे हैं, लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच रहे हैं और लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं इस पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना घटी है, जब ये घटना दिन दहाड़े घटी थी तो लोगों के अंदर एक डर और एक भय का माहौल व्याप्त था। लोगों के अंदर था कि अगर दिन दहाड़े किसी की भी इस तरीके से हत्या हो सकती है तो समाज में लोग सुरक्षित नहीं है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इन अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे इन शूटर्स को पकड़ने की कार्रवाई हो, चाहे उनको मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ में उनको मार गिराने के बाद, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी जो एक डर था, वो भय था, वो कहीं ना कहीं निकला है। इसलिए उनको ये भरोसा है कि जल्द से जल्द योगी राज में ये जो अपराधी हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और इनके विवेक, ये भी देखा गया है कि बेशक से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही हो, छापेमारी की जा रही हो, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि इनाम की घोषणा बेशक से कर दी गई हो, लेकिन अभी भी पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड में इन शूटर्स और ये लोग जुड़े हुए हैं, पुलिस को सिर्फ और सिर्फ अभी इनपुट्स मिल रहे हैं कि अपराधी कहाँ छुपे हो सकते हैं। पुलिस ने लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को उठाया है, उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी पुलिस कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का कहना है कि हम अभी लगातार काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी हमको इनपुट्स मिल रहे हैं उस आधार पर हम अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, इनको पकड़ने के लिए हम तमाम कवायद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये जो हत्यारे हैं, जो मुख्य हत्यारे हैं, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। वह यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। साथ ही कहा कि पसमानदा समाज के विकास के लिए सरकार ने काम किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे।
कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इसी रास्ते को दुरुस्त करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी से जुट गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी है। सर, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार विपक्ष का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम माना जाता रहा है, विपक्ष दावे करता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें सेंधमारी की है। भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी है खासतौर पर मुस्लिम समाज को अपनी तरफ लाने के लिए? देखिए, मुस्लिम समाज को विपक्षियों ने, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, हमेशा मुस्लिम समाज को ठगने का, इनको बहकाने का काम किया। बड़ी दुख की बात है कि हमेशा उन्होंने, विपक्ष के जो दल के नेता हैं, उन्होंने हम मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा। हमारा वोट तो लिया, हमारा वोट लेके वो सत्ता में तो आए, लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए कोई ठोस काम उन्होंने नहीं किया। आज हमारे केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करने वाली सरकार है। और सही मायनों में अगर मुस्लिम समाज की तरक्की हुई है तो ये डबल इंजन की सरकार मोदी सरकार और योगी सरकार में हुई है। हमने मुस्लिम समाज की अच्छी शिक्षा के लिए, उनके उद्योग के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए धरातल पे काम किया है। खासतौर पे हमारे जो पसमानदा समाज है, जो हमारा पिछड़ा मुसलमान है, उनको तरक्की से, मुख्यधारा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही। विपक्ष हमेशा चाहता है कि जो मुस्लिम समाज है पिछड़ा रहे, ये विकास से दूर रहे, इसके नौजवानों को शिक्षा ना मिले, ये रोजगार से ना जुड़ पाए। लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हमारा मुस्लिम समाज, हमारा पासमानदा समाज, इसको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, उद्योग मिले, इनको तरक्की मिले, ये समाज के मुख्य धारा से जुड़े और हमारे देश की तरक्की में इनका भी योगदान रहे। और आज चाहे हमारे मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात देख लीजिए, चाहे हमारे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रोजगार मेले लगाने की बात देख लीजिए, चाहे विभिन्न स्कॉलरशिप के माध्यम से मुस्लिम नौजवानों को शिक्षा से जोड़ने की बात ले लीजिए। हर जगह हमने अल्पसंख्यक समाज के सशक्तिकरण के लिए, उनके तरक्की के लिए धरातल पे ईमानदारी से काम किया है। सर, रामचरितमानस पिछले कुछ दिनों में कई बार चर्चा में रहा है। आपने देखा किस तरीके से प्रतियां जलाई गई, खासतौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य इसको लेकर हमलावर रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है कि रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ कराया जाएगा। इस पर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं तंज कसा है या कहीं ना कहीं सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 1 लाख ही क्यों, 10 करोड़ दीजिए जिला को, और 10 करोड़ भी कम पड़े तो 20 करोड़ दे दीजिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने धरातल पे कानून व्यवस्था को पूरी ईमानदारी से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। और उत्तर प्रदेश के हर जाति, धर्म, मजहब के लोग पूरी खुशी के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ अपने त्यौहार मनाते हैं। चाहे होली हो, चाहे ईद हो, सबको पूरी स्वतंत्रता है उत्तर प्रदेश में। और पूरे खुले मन से लोग उत्तर प्रदेश में अपने तीज त्यौहार हंसी खुशी मिलजुल के मनाते हैं। आज विपक्ष परेशान है, और परेशान किस लिए हो? परेशान इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में आज भयभीत जो है वो अपराध माफिया है और सुकून से उत्तर प्रदेश की जनता रह रही है। ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास हो रहा है। और कुछ लोग हैं जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एलडीए की जनता अदालत के दौरान मारा थप्पड़। आपको बता दें, एलडीए के अधिकारी डीके सिंह ने बुजुर्ग मुकेश शर्मा को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारकर अधिकारी मौके से फरार हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एलडीए की जनता अदालत में थप्पड़ मारी का ये पूरा मामला, थप्पड़ कांड से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां जनता अदालत के दौरान एलडीए के अधिकारी डीके सिंह ने बुजुर्ग मुकेश शर्मा को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारकर अधिकारी मौके से फरार हो गया। और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। थप्पड़ मारकर अधिकारी, बताया जा रहा है कि वो फरार हो गया। एलडीए के अधिकारी डीके सिंह ने बुजुर्ग मुकेश शर्मा को थप्पड़ मारा। और ये थप्पड़ कांड एलडीए की जनता अदालत के दौरान हुआ। एलडीए के अधिकारी डीके सिंह ने बुजुर्ग मुकेश शर्मा को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारकर अधिकारी मौके से फरार हो गया, जिसकी शिकायत बाद में की गई। और तस्वीरें भी आपको लखनऊ से सीधे दिखा रहे हैं। और ये थप्पड़ कांड जनता अदालत के दौरान हुआ।
वीके सिंह नाम है जिसने थप्पड़ मारा। फिर भी मुझे मारा मुख्यमंत्री गया जा रहा हूँ कोविड से, वो मेरी नहीं सुन रहे। आ रहे हैं मैं नहीं कहीं जाऊंगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई। लखनऊ से ये बड़ी खबर है जहां एलडीए की जनता अदालत के दौरान थप्पड़ मारा गया। एलडीए के अधिकारी डीके सिंह ने बुजुर्ग मुकेश शर्मा को थप्पड़ मारा और कहा जा रहा है कि थप्पड़ मारकर अधिकारी मौके से फरार हो गया। एलडीए की जनता अदालत के दौरान ये पूरी वारदात हुई जब थप्पड़ कांड की तस्वीरें सामने आई। एलडीए के अधिकारी ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारकर अधिकारी मौके से फरार हो गया। जनता अदालत के दौरान ये पूरी घटना हुई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला, दरअसल एलडीए की जनता अदालत के दौरान थप्पड़ कांड की तस्वीरें सामने आई है, क्या बुजुर्ग की मांगे क्या है, क्या वो मांग रहा था? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनता दरबार लगाया गया था और जनता दरबार सुबह 10 बजे 10:30 बजे से जनता दरबार लगाया था। उस जनता दरबार में उत्तर प्रदेश की लखनऊ के जितने भी जो पीड़ित लोग हैं वो वहां पे पहुंचे थे। वहीं पे मुकेश शर्मा नाम का एक फरियादी है, वो फरियाद लेकर के आया था और वहां पे पहुंचा हुआ था। इसके बाद जब वो फरियादी वहां पहुंचा हुआ था तो उसको लेकर के जो है फरियादी जब वहां पहुंचता है तो उनसे बातचीत, उनसे जो कहा जाता है कि आप यहाँ पे शिकायत लेकर के आए हैं और आखिर ये शिकायत जो है किस तरीके से जो है होती है, तो उस शिकायत को लेकर के वो अपनी फरियाद लेकर आया था। लेकिन वहां पे मौजूद डीके सिंह ने उनको जो है थप्पड़ जड़ा है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से डीके सिंह ने उनसे थप्पड़ जड़ा है, इसको लेकर के फरियादी काफी परेशान था और वो परेशानी इस वजह से क्योंकि जिस तरीके से फरियादी लगातार 2012 से लेकर के वो लगातार जो है एलडीए के चक्कर काट रहा है, यानी 10 वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर के वो चक्कर काट रहा है। उसके मकान पे उसको कब्जा नहीं मिल रहा था, इसके लिए वो कोर्ट चला गया। वो कोर्ट जाने के बाद जब वो कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट में उनकी तरफ से पैरवी होती है, यानी कि 2018 में पुनः जो है एलडीए रजिस्ट्री कर देता है। लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद से उन्हें कब्जा नहीं दिया जा रहा था मकान पे। उस मांग को लेकर के वहां पे आए हुए थे अपनी समस्या को लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण में, जहां पर उनकी फरियादी की समस्या को नहीं सुना गया और वहां के मौजूद अधिकारी ने इनको थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ के बाद से मामला गंभीर हो गया, बड़ा हो गया। तब तक वहीं से जो है डायल 112 को बुलाया गया। वहां की मौके के थाने की जो फोर्स है वो वहां पहुंच गई और वहां पे हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि बहुत से ऐसे फरियादी थे जो वहां पे मौजूद थे। वो भी इसका विरोध करने लगे कि आखिर अधिकारियों ने हमें बुलाया है अपना मेरी समस्या सुनने के लिए और हमें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, तो हम किससे अपनी बात कहें, किससे अपनी समस्या सुनाएं? इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि अब जिस तरह से बता रहे हैं कि वहां पर मौजूद लोगों ने भी इसमें हामी भरी ही कि इस तरह की हरकत की गई है एक अधिकारी की तरफ से, तो आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, या कह ले कि ये जानबूझ के किया गया है या अनजाने में हुआ, अधिकारी की तरफ से अगर फरियादी को मारा गया है, थप्पड़ मारा गया है, तो निश्चित तौर पे इस पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये एक बड़ा विषय होगा। क्योंकि आपने जनता दरबार लगाया है, आपने उनको बुलाया है वहां पे उनकी समस्या को सुनने के लिए, और आप अगर उनको बुलाते हैं और आप उनको थप्पड़ मारते हैं तो ये सबसे बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। क्योंकि जो आसपास के जो वहां लोग थे उन्होंने
उन्होंने भी इस बात कर रखी है, शिकायत की है। फरियादी मुकेश शर्मा खुद तकरीबन 70 साल का उम्र का है और वो लगातार एलडीए के 10 वर्षों से चक्कर काट रहा है, क्योंकि उसको वहां पे कब्जा अपनी ही प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं मिल पा रहा। यानी कि रजिस्ट्री 2018 में उसकी हो चुकी थी और रजिस्ट्री 18 में होने के बाद से पिछले 4 सालों से लगातार एलडीए के चक्कर काट रहा था। और उसने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनसे और अधिकारियों की साठगांठ रहती है, जिसकी वजह से हम छोटे से जो व्यक्ति हैं उनको कब्जा नहीं मिल पाता है, वो दर दर भटकने मजबूर होते हैं। तो यानी कि एलडीए में वो पहले भी आता जाता था और इसको लेकर के कई बार शिकायतें भी कर चुका था, लेकिन उस बुजुर्ग की जो है कहीं भी पैरवी नहीं की, कहीं भी शिकायत नहीं की। हालांकि आज उसे थप्पड़ मारा गया। ये बड़ा शर्मनाक विषय है कि किसी भी फरियादी को बुला करके आप जो है अधिकारी हैं, आप अधिकारियों से बात करिए, ना कि उस पर हाथ उठाने का कोई कानून बनता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां बिसरख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पोल खुली है। आपको बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धड़ल्ले से चल रही रिश्वतखोरी सरकार के आदेशों के बाद भी नहीं थम रहा रिश्वतखोरी का खेल। और कोतवाली बिसरख थाने में तैनात दरोगा से फार्मासिस्ट ने रिश्वत मांगी। और आपको बता दें कि फार्मासिस्ट संजीव ने डॉक्टर के नाम पर दारोगा सुनील कुमार से रिश्वत मांगी। घायल बदमाश की मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी और रिश्वत न देने पर पुलिस टीम को फंसाने की धमकी दी गई। फार्मासिस्ट संजीव का रिश्वत मांगते ऑडियो भी वायरल हुआ है। मुठभेड़ में घायल बदमाशों के इलाज के लिए मेडिकल बनाने के नाम मांगते हैं रिश्वत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट संजीव का वीडियो वायरल हुआ है। मजिस्ट्रेट जांच में मेडिकल रिपोर्ट की भूमिका अहम होती है और ऐसे में ब्लैकमेलिंग की मेडिकल रिपोर्ट बनाने की धमकी देकर रिश्वत मांगता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पोल खुल गई है रिश्वत का सीधे तौर पर यह मामला। तो बीच का रास्ता देख लो। हाँ भाई, बीच की मैं बात कर रहा हूँ। बोली तो उसके ना ब्लैकमेलिंग तो नहीं है। अरे क्या बात है ना। अरे दोनों का फोटो खिंचा रखा है डॉक्टर साहब पे। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले फोटो खींचा उसका। अब आप भी सेवा कर रहे हैं। दोनों संजय भाई मेरी संजय भाई मेरे बात करिए उससे, देख लो। वो कह रहे कि मेरे वैसे 25 हैं, मगर मैं 20 से 1 रुपया कम नहीं लूँगा। अगर करवाना है तो वहाँ करें, नहीं करवाना है तो रिपोर्ट ले। संजय भाई हमारे थोड़ा से वो करो, कुछ रास्ता देखो बीच का। पहले तो मानेंगे नहीं वो। मैं तो 20 को बनाएगा। आप जानते हैं तो चलता है। हाँ, तो सही मैंने बोला आपको। चलो कुछ करना है लोग। कब क्या बोलूँगा, कुछ तो बोलूँगा। अधिकारी जाने हम क्या कह सकते हैं। वो 20-25 की बात कर रहे हैं। आप सर मैं 10 बोलूँगा तो वैसे नहीं करेंगे लोग। आपकी समाज सेवा कर रहे हो, हमें समाज सेवा कर रहे वो हैं। बिल्कुल सही है। पर मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि काम ऐसा है कि गलत काम भी मिल जाएगा। आएगा पिछला बात सुनो, प्रमोद जी ने हमेशा करवाया 15,000 में। कोई उनसे बोल भाव करने की जरूरत नहीं। 15 में करवाया, उनसे कुछ बोला नहीं, रेफर कर दिया। उसमें भी 15 दे रहे हो वो चलो गलत हुआ। हाँ, उसमें भी तो 15 दे रहे हो। तो ये तो ऐसे तो सबको खुद ही सोचना चाहिए। उसी दिन डॉक्टरों ने सारों ने इकट्ठा होकर के करिए, अब 25 से कम करेंगे नहीं। डॉक्टर ने करिए, सारे डॉक्टरों ने कह दिया 25 से नीचे नहीं करेंगे। मैंने कहा था प्रमोद जी को, मुझे एक बात बताओ, हमने आपसे कुछ बोला नहीं, आप खुद ही कहते मुर्दा लेके आगे पहले दूसरा 2 लोगों की बनाया, पूरी टीम बचाई थी, बच गई थी मतलब। STF वाले थे, वो पूरी टीम बच गई थी। अगर वो उसको जिंदा रेफर ना करें यहाँ से
पूरी टीम लग के करती अगर हो जाता और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। निशांत जी, जिस तरह से ये पूरी खबर है, सीधे तौर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं रिश्वतखोरी को रोकने के लिए, लेकिन बिसरख का ये ताजा मामला उदाहरण है कि किस तरह से आज भी रिश्वतखोरी कायम है। बिसरख से ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सबसे पहले एक तरफ सरकार की मंशा है कि अपराधियों का खात्मा किया जाए और जिस तरीके से लगातार पुलिस मुठभेड़ हो रही है, लगातार जो पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, खास तौर पर उनको उनकी जगह पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में जो अपराधी मुठभेड़ में जो घायल होते हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि एक मामला जो ऑडियो वायरल हुआ है, जिस ऑडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक फार्मिस्ट जो संजीव, जिसका नाम बताया जा रहा है, खुद पुलिसकर्मी जो दरोगा है जो बिसरख थाने के अंदर तैनात है, खुद उनसे 25,000 रुपए की डील करते हुए नजर आ रहा है। साफ कह रहा है कि 25,000 रुपए मेडिकल रिपोर्ट बनाने के आपको देने पड़ेंगे, हमें डॉक्टर साहब को देने पड़ेंगे। और यहाँ पर कई डॉक्टर हैं, इसलिए उनको पैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और साफ तौर पर उस ऑडियो के अंदर सौदागिरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि जिस तरीके से सरकार की मंशा है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार जो है उस पर मंशा पर पानी फेरता नजर आ रहा है। ये पूरा मामला जो है सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है जो बिसरख का, उसका ये ऑडियो है, जिसमें ये खुद वहां पर फार्मिस्ट जो है संजीव वहां पर तैनात है और जो खुद पुलिस से डील कर रहा है, पैसे की मांग कर रहा है, नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं फंसाने की धमकी भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस तरीके का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खुलेआम उसकी पोल खुल रही है और कहीं ना कहीं खुलेआम जो है सरकार के आदेशों पर पलीता लगाया जा रहा है, जिसमें रिश्वतखोरी का ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो अड्डा बना हुआ है और कहीं ना कहीं खुद पुलिस से ही मांग की जा रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार पुलिस मुठभेड़ कर रही है, अपराधियों को अस्पताल में जब घायलों को भर्ती कराया जाता है तो उनसे मेडिकल जो सरकारी बनाने के नाम पर उनसे पैसे मांगे जाते हैं, खुद पुलिस से पैसे मांगे जाते हैं। अगर जो पैसे पुलिस नहीं देती है तो कहीं ना कहीं कई घंटों उसको अपराधी को एडमिट नहीं किया जाता, उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस ऑडियो में जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल रही है। हालांकि हमने खुद यहाँ के जो जिलाधिकारी है उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अभी वो मीटिंग में है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो रिश्वत की जो ऑडियो सामने आई है, जहाँ एक पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक तो कहीं ना है। कहीं बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निशान। तो फिलहाल खबर 12 में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।